Hello everyone. I am audible. पीपीटी वगैरह वाला गुड. जल्दी आ जाइए सब. जल्दी से आ जाओ सब. फिर स्टार्ट करते हैं. पीपीटी वगैरह सब ठीक है. वॉइस वगैरह क्लियर है. जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कहाँ गए सब. पीपीटी वगैरह गुड. सब विजिबल है ना. विजिबल हो रहा है सब. ओके. So very warm welcome and very good evening to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our app. So आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ सोशल मीडियाज पे जो आपके चैनल्स होते हैं. तो ये 3 चैनल्स हैं हमारे. ये आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड ये हमारा फिल फॉर्म. ठीक है. आपके ये इंस्टाग्राम, ये तीनों आपके चैनल हो गए. आप इन सबको ज्वाइन करिए. देन आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कुछ भी अप टू डेट होगा वो आपको मिल जाएगा. कोई भी न्यू लेटेस्ट न्यूज होगी, कुछ भी होगा वट एवर, वो आपको मिल जाएगा. इस चैनल से ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा. सो आप देख सकते हैं जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड बोथ आपको दे रहा है फिल फॉर्म, नोट्स, PYQs विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर, ये सब आपको फिल फॉर्म प्रोवाइड करा रहा. ओके. सो आप देख सकते हैं यूज कोड आशी. आप यूज कोड करेंगे तो आपको आशी S10 कैन 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा. ठीक है. 10% का ऑफ मिलेगा आपको. समझ में आ रहा है. यस, वेरी गुड. सो और कौन कौन आया क्लास में. जल्दी से प्रेजेंट कर लगा दो अपनी सब. पता होना चाहिए ना मुझे भी. बड़े बच्चों की भी मुझे अटेंडेंस लेनी पड़ती है. पता तो चले कौन अवेयर है क्लास से, नहीं है, कौन कितना ऑनेस्टी निभा रहा है. फर्स्ट क्लास में तो सबने बोला था यस यस यस. सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स. नोट्स को कैसे डाउनलोड करें. जैसे कि प्ले स्टोर पे आप और एप्स को जाके इंस्टॉल करते हो ना, एज इट इज आपको क्या करना है, फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है. ओके. देन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो देख सकते हैं इस बार आपका दिसंबर का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. सो उसका पेपर फर्स्ट का क्या प्राइस है, 1999. एंड पेपर सेकंड का 1999. एंड बोथ पेपर 2999. ओके. दोनों पेपर का 299 है. 1000 क्या है आपका डिस्काउंट मिल रहा है आपको. अगर आप एक पेपर लेते हैं तो 2000 देंगे, फिर दूसरा लेंगे तो भी 2000 देंगे, है ना. जब आप दोनों ले लेंगे तो आपको 1000 रुपीज का मिल रहा है ना फायदा. तो आपको किस पे जाना चाहिए. हाँ जी, इसी पे जाना चाहिए. ठीक है. सो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप ऐप के अंदर आपकी क्लासेस होंगी 8 PM पे, जो कि पता है आपको ऑलरेडी हो रही है. मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस होंगी. ठीक है. ऐप पर. और यूट्यूब पर आपकी 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास होगी यूट्यूब पे. ठीक है. और शॉर्ट वीडियोस भी देख लिया करो यूट्यूब पे. जो चैनल है फिल फॉर्म का उसमें शॉर्ट वीडियोस आपको वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जा रही है. किसी छोटे टॉपिक से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. ओके. तो वहाँ पे देखा करो जाके शॉर्ट वीडियोस को. ठीक है. ओके लोमन. जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है. मेहनत करने से डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो मेहनत करने से डरता है फिर उसे
दुनिया डराती है, फिर उसे सिचुएशंस डराती है। इसलिए हमेशा निडर होके काम करिए, ठीक है। मेहनत तो करनी है, देखो चाहे आप कल को पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है, हर काम में मेहनत है। किसी भी काम को ले लो, आप छोटा काम ले लो, बड़ा काम ले लो, सब में आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों ना आज मेहनत कर लो, है ना। आज पढ़ लोगे तो कल आपका बेहतर हो जाएगा, फिर कल इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब जिन्हें अपने कदमों पे विश्वास होता है वो क्या है, अपनी क्या करते हैं, अपनी काबिलियत पे उन्हें भरोसा होता है कि हमें आगे चलकर उसी मंजिल पर हम अगर चलते रहेंगे, अपने पर विश्वास होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे चीजें गेट हो जाएंगी। ओके, सो आ जाते हैं फिर अपने टॉपिक के ऊपर। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ लिया था ट्रेडिशनल थ्योरीज पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी हमने, ट्रेडिशनल थ्योरीज, परंपरागत थ्योरीज हमने कल खत्म कर दी थी, ठीक है। जिसमें आपने मर्केटिलिज्म, आपका एब्सोल्यूट, आपका रिकार्डो की थ्योरी कंपैरेटिव वाली, ठीक है। एंड लास्ट थ्योरी कौन सी थी, जल्दी बताओ, लास्ट थ्योरी कौन सी थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर राइट नाउ। आपकी लास्ट थ्योरी कौन सी थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कितने बच्चों को याद है। लास्ट थ्योरी कौन सी थी हमारी, जल्दी से बताओ। क्लास स्टार्ट नहीं करनी है, होमवर्क तो करके आते ही नहीं हो आप लोग। कल पढ़ा है, अभी कोई ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं हुए हैं कि चलो मैम हम इतना सारा भूल रहे हैं इसीलिए। कल पढ़ाया है तो अब देख रहे होगे नोट्स में, इतना टाइम लगा रहे हो। रहने दो, कोई मेहनत में कोई आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, फिर बाद में कहते हो कि मैम रिजल्ट नहीं आया। ऐसे रिजल्ट आ जाएगा बोलने से, वी वांट जेआरएफ, वी वांट जेआरएफ। बताओ, सबके आंसर्स आने चाहिए फटाफट, कोई आंसर नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही है ना कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है आप नहीं पढ़ रहे हैं, अपने साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो आप लोग। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो चैप्टर क्लियर करके चली जाऊंगी, आप लोग अपने साथ कर रहे हो डिसऑनेस्टी, आप लोग अपने साथ कर रहे हो। ठीक है, करो, कोई बात नहीं, मत बताओ, मत पढ़ो। फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी कौन सी थी, फोर्थ थ्योरी, फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी। ओके, क्लास में जब आप लोग इंटरेक्शन ही नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा, क्लास में कैसे पढ़ोगे। यहाँ पे रट्टाफिकेशन थोड़ी ना करने आए, इकोनॉमिक्स है ये, समझने आए हैं। समझेंगे नहीं तो आगे हम लोग एमसीक्यूज नहीं कर सकते। आफरीन है क्लास में, देखना पड़ेगा मुझे कौन कौन है क्लास में, खुद से तो कोई बताएगा नहीं। पढ़ोगे ही तो अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो देख लो, अब हम आज स्टार्ट करने वाले क्लासिकल थ्योरी, सॉरी आपका ये, हाँ क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है। मॉडर्न थ्योरीज हम लोग अभी आगे स्टार्ट करेंगे, देन आपकी दो थ्योरीज करानी है मुझे, हेवलरन की और मिल की थ्योरी। दो थ्योरीज करने के बाद फिर हम मॉडर्न थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मेरे फादर है और मैं हूँ, अब मैं न्यू जनरेशन हो गई, ठीक है। ऐसी ट्रेडिशनल थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम क्लासिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे, जैसे कि न्यू क्लासिकल थ्योरीज भी कहते हैं, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ये इंग्लिश में स्लाइड है, इसका मतलब ये नहीं है, ये पिक्चर्स बहुत अट्रैक्टिव मिल रही थी इंग्लिश में ही, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, ठीक है। फिर ये मत बोलना मैम ये हिंदी में चाहिए, क्योंकि कुछ पिक्चर्स हिंदी में नहीं मिलती हैं इजीली। सो ऐसी इतनी अट्रैक्टिव पिक्चर्स को मैं नहीं छोड़ना चाहती थी
क्योंकि ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना 1 घंटे में 20 रुपए कमा रहा है और ये 1 घंटे में कितने कमा रहा है, 10 रुपए। 10 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में कमा रहा है और ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में खर्च कर रहा है पार्टी वगैरह करने में, ठीक है। तो अल्टरनेट चूज क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक अगर आप दो आपके पास चॉइस है, ठीक है, दो चॉइस है, मान लो पॉपकॉर्न हो गया और दूसरा हो गया बर्गर, ठीक है, बर्गर हो गया, बर्गर हो गया, पॉपकॉर्न हो गया। अब आप एक बात बताओ, पॉपकॉर्न खाओगे, पॉपकॉर्न में क्या है, टाइम भी लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होंगे और आप चल भी सकते हो, कोई भी काम करते हो चलते चलते, मतलब एक पॉपकॉर्न आप खा सकते हो। बर्गर के लिए आपको रेस्टोरेंट में बैठना भी पड़ेगा, है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो आप इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर कौन इसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा दे रहा है, तो वो आपको फायदा क्या, आप अपने हिसाब से क्या लोगे कि एक पाने के लिए गिव अप, एक पाने के लिए तो आप किसको गिव अप कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं पॉपकॉर्न को चूज करूंगी। क्यों, क्योंकि मैं पॉपकॉर्न से मेरा इतना पेट तो नहीं भरेगा, पर मैं उससे काम भी कर लूंगी, हर जगह उसे लेके घूम भी लूंगी और मेरी भूख भी थोड़ी बहुत मिट जाएगी। अब बर्गर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कहीं ना कहीं मुझे बैठना पड़ेगा और मुझे टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज क्योंकि आई हैव नो टाइम, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। अब पॉपकॉर्न अगर मैं ले लेती हूँ, चूज कर लेती हूँ, तो मैं कहीं भी उसे आपका मोबाइल कर सकती हूँ। मोबाइल और इमोबाइल समझाया था, ठीक है, गतिशील समझाया था, गतिशील हो गतिशील, तो वो गतिशील हो जाएगा इधर से उधर, बट बर्गर नहीं हो सकता। गॉट इट माई पॉइंट, गॉट इट माई पॉइंट और नॉट। आज आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्लास में ही मेरा मूड खराब कर दिया। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है जो आंसर नहीं देते हैं। मैं यहाँ पे प्रवचन देने नहीं आई हूँ आप लोगों को, आप लोगों के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। Opportunity cost is a concept in economics that quantifies the impact of selecting one option next best alternative। क्या करता है, सेलेक्ट करता है किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को, कि उन दोनों में से, जैसे मान लो, अब मैं बताती हूँ सबसे अच्छा एग्जांपल, मान लो आपको पीसीएस बनना है, पीसीएस बनना है आपको, ठीक है, आपको पीसीएस बनना है और आपको लाइक कहीं घूमने जाना है, कहीं भी आप ले लो, हिल स्टेशन ले लो, आपको मजे लेने हैं गर्मियों के, हमें भाई ठंड में जाना है, बर्फ में जाना है। अब आप एक बात बताओ, अब आप पीसीएस को एग्जाम में तैयारी ना करके आप हिल स्टेशन को चूज कर रहे हो, आपके हिसाब से क्या है, हिल स्टेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट वहां पे क्या है, पीसीएस इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे हम लोग किसे चूज करेंगे, पीसीएस। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम पीसीएस अगर चूज करेंगे, ठीक है, ये दोनों ही हमारे लिए ठीक है, बट मैं उसको चूज करूंगी जिससे मेरे लिए बेनिफिट आगे तक होगा। तो पीसीएस को चूज करूंगी क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा फ्यूचर बनेगा, तो दैट वन आई विल चूज। इतनी देर में आंसर्स क्यों आ रहे हैं, क्या बात है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप डिसीजन लेते हैं अल्टरनेटिव में से कि कौन सा चूज करेंगे। बिजनेस में आप डिसीजन लेते हैं, मान लो एक का हमें ऑफर समझ में आ रहा है, एक का नहीं आ रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट हमें इस वाले में भी करना है, इस वाली कंपनी में भी करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगी जिससे मुझे आगे तक का फायदा होगा, मैं रिस्क लूंगी, है ना। तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझ में आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेवलर की थ्योरी, क्या पढ़ने वाले हैं, हेवलर की थ्योरी, ठीक है। हिंदी से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को मैंने समझा दिया अभी तक। अब ये देखो, हेवलर की थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या समझ में आता है कि इसमें ना दो ही देश होते हैं, ठीक है, ए और बी। प्रत्येक देश के पास उत्पादन के दो साधन है, क्या है, श्रम और पूंजी, दो साधन है, ठीक है। हेबलर के बाद दो ही साधन है, श्रम और पूंजी।
प्रत्येक देश में 2 वस्तुओं तथा उत्पादन कर सकता है, ठीक है। 2 वस्तुओं का उत्पादन जो है एक्स कर सकता है, ठीक है। साधन तथा वस्तु बाजार दोनों ही पूर्ण प्रतियोगिता है, लाइक परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन है दोनों में, ठीक है। प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर, मतलब जो उसकी वस्तु की कीमत है वो उसकी हर एक की सीमांत की मुद्रा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक रोजगार में उसकी सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर होती है। जो आप रोजगार करते हैं उसके क्या हो जाती है, मूल्य के बराबर हो जाती है। और इसमें क्या है, क्या बताया कि प्रत्येक साधन की पूर्ति क्या है, स्थिर है। अब प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार है, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट पूरा पूरा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखा, ये हैबरलैंड की थ्योरी है, ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच साधन क्या है, अगतिशील है, मतलब इमोबिल है, मोबिल नहीं है, इमोबिल है। देशों के भीतर साधन पूर्ण रूप से गतिशील है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में ये बात हो रही है इंटरनेशनल के अंदर कि पूर्ण रूप से क्या है, गतिशील है, मतलब इमोबिल है, इधर से उधर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार क्या है, स्वतंत्र है और अबाधित है, मतलब इसके अंदर बाधित नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, थ्योरी की एक्सप्लेनेशन क्या है। इस मान ये आप देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की कोई देश को आप बता सकते हैं कि लाइक जो देखते हैं ना, ये वाला कर्व देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ये, देखो अभी आगे मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें थ्योरीज में आपको ये क्या बताना चाह रहा है। अब स्थिर वाली बात आ गई, ये देखो ये आपका डायग्राम है स्थिर वाला, इसमें क्या बता रहा है, इन इस डायग्राम को भूल जाओ, ठीक है। ये देखो जो मैं बना रही हूँ, ये आपका डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, ये आपका क्या हो गया, डाउन टू, ये देख रहे हो डाउनवर्ड है, ये क्या है, गिरता हुआ है, डाउनवर्ड है, तो इसे ही क्या बोल देते हैं हम, कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मेरा ये y ले लो, ये x ले लो, यहाँ पे मेरा y इतना है तो मेरा x कितना हो रहा है, इतना। अगर मैं y की 1 यूनिट इतनी कम कर देती हूँ तो मेरा x कितना हो गया बढ़ के, इतना। तो दोनों में चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एक समान रहती है, मतलब एक एक बढ़ रहा है उतना ही दूसरा घट रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। जो इन दोनों में डायग्राम्स में आपको समझाओ वो मैंने एक डायग्राम में आपको समझा दिया, ठीक है, क्योंकि ये समझोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसके अंदर आएगा कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी कह रहे हैं बढ़ता हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगा, ये रहा, ठीक है। बढ़ता हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगा मैं बताती हूँ। अब देखो इसमें डायग्राम बनाओ साथ में साथ, ये देखो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ये ऐसे बनता है, एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया ना डायग्राम, ठीक है। और ये आपका ये, ठीक है। इधर आप ले लो ब्रेड, इधर ले लो क्लोथ, इधर ले लो एक्स एक्सिस, इधर ले लो वाई एक्सिस, ओके। अब इधर देखो ये वाई का इतना बढ़ रहा है, एक्स इतना बढ़ रहा है, ये एक्स बढ़ रहा है इतना। अब उधर ही मैं एक यूनिट अगर कम कर देती हूँ, एक यूनिट इधर कम कर देती हूँ, एक्स कितना हो रहा है, इतना बढ़ रहा है। अगर इतनी यूनिट मैं इसकी कम कर रही हूँ तो इतना जाकर ये इतना बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ये अब इतना मैंने और इससे एक यूनिट कम कर दी, अब उतना ही क्या हो गया, एक्स इतना बढ़ गया। अब आगे आगे क्या होता रहता है, इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज होता जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। तो इसमें कॉस्ट क्या हो रही है इसकी, जब आप y को
ये कम कर दोगे y का, इधर ब्रेड का, जो ब्रेड और क्लोथ ले रहे हो आप, ब्रेड इधर क्या हो जाएगी, इधर सस्ती होती चली जाएगी और क्लोथ क्या होता जाएगा, महंगा होता जाएगा। मतलब क्लोथ की कॉस्ट क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग में कॉस्ट ये वही बताया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग वाला, कि यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है कॉस्ट। एक बात ये भी है यहाँ पे, अगर इंक्रीजिंग हो रही है कॉस्ट, बढ़ रही है, तो उसको मैं कंट्रोल में कर सकती हूँ, ये मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इतनी यूनिट कम ना करके मैं इतनी यूनिट ले सकती हूँ, इतनी यूनिट पे काम कर सकती हूँ। तो मेरे ऊपर है, मैं कॉस्ट ज्यादा करवा रही हूँ, मेरे ऊपर है ना। कॉस्ट कम करना और घटाना बढ़ाना ये मेरे हाथ का काम है, ये मैं कर सकती हूँ, है ना। समझ में आ गया इंक्रीजिंग कॉस्ट क्या होता है? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, उदाहरण ले सकते हैं, गेहूं और कपड़े के उत्पादन में जो संसाधन है वो लगे, वो समान रूप से कुशल नहीं है। दोनों में कुशल नहीं है, परंतु कुछ साधन जैसे भूमि और बाहर का काम को करने वाले जो व्यक्ति है ना, उनके उत्पादन में क्या है, गेहूं के उत्पादन में कुशल है। मतलब गेहूं के उत्पादन में क्या है, कुशल है चीजें, और क्योंकि जो भूमि वगैरह है उसमें ठीक है। अन्य जैसे तकली खड़ी शहरी लोग कपड़ा बनाने में कुशल हैं। तो हमारे सामने बढ़ती हुई जो अवसर लागत है, इंक्रीजिंग जो अभी बताया, उसकी स्थिति आ जाएगी, है ना। हाँ, लाइक सप्लाई एंड डिमांड। कुछ संसाधन गेहूं अथवा कपड़े में समान रूप से ढाले जा सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात आ गई ना, कि एक को त्यागोगे तो दूसरा, देखो गिव अप गेन अप तो करोगे ही, उसके बिना अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्टार्टिंग में समझा दिया था, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझा दिया था। उसका मीनिंग यही है। अब वो कॉनकेव बनता है, ये इसे कॉनकेव बोलते हैं, याद रखना, न तो दर, ठीक है। इसको कॉनकेव बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अवसर लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाता है, बिंदु की और नतोदर हो जाता है, कनकेव हो जाता है। जब कोई देश किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो उत्पादन तुलनात्मक लागत होता है, उसके अंदर तुलनात्मक लाभ देखते हो आप, उसके अंदर कंपैरिजन करते हो प्रॉफिट में। क्या करते हो आप, कंपेयर करते हो अपने प्रॉफिट को, क्या करते हो, कंपेयर करते हो। एक बार इंग्लिश में भी देख लो। सो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन आर यूज्ड इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, ड्यू टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज में होता है, एंड दैट यूनिट ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजियन, बट दीज assumptions आर अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। एज अ मैटर of factor of production cannot be substitute for each other in the production of the two commodities. Moreover, some factors are more suited for the production for one commodity than for the other. मतलब ये कह रहा है, जो आपको समझाया है अभी, कि अदर की वजह से क्या करता है, ये प्रोडक्शन में सम फैक्टर्स को मोबिल कर लेता है इधर से उधर, है ना। अब डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, अभी पहले तो उसने इंक्रीजिंग की बात कर ली, अब ये क्या कह रहा है भाई, डिक्रीजिंग भी हो रहा है अपॉर्चुनिटी का, और डिक्रीजिंग भी हो रहा है। अभी देखो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी आप ब्रेड और क्लोथ ले लो, एक साइड ब्रेड और इधर हो गया आपका क्लोथ। ये आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स हो रहा है, वो कॉनकेव था। तो देखो अब इधर क्या हो रहा है, अभी इन डिक्रीज हो रहा है। अब देखो ये हमारा वाई हो गया, ये वाई था ना, इधर वाई हमारा बढ़ रहा था, है ना, ये वाई है। अब मान लो इतना बढ़ा देती हूँ वाई को, इतना क्या हो रहा है मेरा, वाई का हो रहा है। इतना क्या बढ़ रहा है मेरा, एक्स बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, एक चीज हो रही है डिक्रीज, देख पा रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटते क्रम में हो रहा है। क्या हो रहा है, घटते क्रम में कॉस्ट हो रही है। यहाँ पे, वहां बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, कॉस्ट हमारी घट रही है। क्या हो रही है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड इवनिंग आफरीन, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, समझ रहे हो। कमोडिटी एक्स जो है क्लोथ, और कमोडिटी वाई ब्रेड, उसमें आप देख पा रहे हो कि दोनों में क्या हो रहा है, अंतर हो जा रहा है। पर इसमें देखो कांस्टेंट और ये डिक्रीजिंग, ये रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता। मतलब जो हमारी दुनिया है, हम जिसमें रहते हैं रियल वर्ल्ड में,
उसमें ये वाला डायग्राम और कांस्टेंट वाला डायग्राम लागू नहीं होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है। ये हम लोग लागू नहीं कर सकते। आप लोग सोचो कि हम लोग लागू कर लेंगे इसे, ये लागू नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो अपना इंक्रीजिंग वाला है, जिसमें आप घटा भी रहे हो, आपके ऊपर ही कॉस्ट कम बढ़ करना है, ये आपका रियल वर्ड में यूज होता है। मतलब आप अपने यूज करते हो, अपने जो आजकल के उसमें जैसे हम लोग यूज करते हैं उसमें यूज कर सकते हो आप। ठीक है। अब दो देशों में घटती हुई अवसर लागतों की स्थिति होती है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्त कैसा हो जाता है, उन्नत दर हो जाता है। ठीक है, उन्नत दर हो जाता है। घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार के बाद क्या करते हैं, जो प्रत्येक देश होते हैं वो केवल एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। किसमें करता है? और ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि एक एक ही में विशिष्टीकरण करके, मतलब एक ही चीज में आप या तो ब्रेड में अपना विशिष्टीकरण कर सकते हो, या तो ब्रेड में अपना विशिष्टीकरण कर सकते हैं, क्लॉथ में। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि ब्रेड पे ही रह सकते हो, क्लॉथ पे ही रह सकते हो? दोनों में से एक का करोगे? बताओ जल्दी। जल्दी रिप्लाई दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर राइट नाउ। जल्दी बताओ। अरे क्या बोल रही हो रविंद्र जी, क्या बोल रही हो? ब्रेड पे ही रह लोगे? एक देश सिर्फ एक ही चीज का उत्पादन कर सकता है क्या? मैंने अभी आपको बताया कि डिक्रीजिंग वाला रियल वर्ड में लागू नहीं होता है। दोनों में से एक चीज को वो चूज करेगा, वो बात अलग है। पर वो एक पे ही नहीं टिक के रह सकता है। चलो, आपने एक आंसर देने की कोशिश तो करी, बाकी सबका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आंसर देना भी है नहीं भी देना है। आफरीन, क्या हो गया? अब हिंदी में लिखा है सामने तब भी समझ में नहीं आ रहा? बेटा इतना पूरा फिर से थोड़ी ना बोलूंगी, पूरी थ्योरी थोड़ी ना फिर से पढ़ा दूंगी, आगे भी तो पढ़ाना है। इसमें मैंने ये पूछा है कि जब दोनों देश, सॉरी, एक देश में आपका विशिष्टीकरण जो होता है, अभी मैंने पीछे आधा पॉइंट तो पीछे मार दिया कि दोनों में से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से डिक्रीजिंग रियल वर्ड में यूज नहीं होता है और कांस्टेंट वाला रियल वर्ड में यूज नहीं होता है। तो दोनों में से जो हमारा ये हम लोग बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग का, तो क्या उत्पादन जो है एक ही वस्तु पे करके वो विशिष्टीकरण कर लेगा? ब्रेड पे या क्लोथ पे रहकर कर लेगा? रियल वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। वो क्या इंपोर्ट नहीं करेगा? चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा? चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा क्या? बेटा दोनों में नहीं होगा। एक, दोनों में नहीं, दोनों में करेगा, बट इसमें ये लागू ही नहीं है। ये लागू नहीं है थ्योरी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
अब ये कह रहा है ट्रेड जो है अंडर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले इंग्लिश में पढ़ा देती हूँ। ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है दैट बोथ द कमोडिटीज प्रोड्यूस करेंगी अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रेदर द सिचुएशन क्या रहती है, मे बी वेयर कमोडिटी एक्स बीइंग प्रोड्यूस कर सकती है अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, commodity Y under increasing opportunity cost. Okay, the former commodity जो होते हैं मे बी मैन्युफैक्चर किस चीज का करेगा, लाइक क्लोथ एंड द लेटेस्ट सम एग्रीकल्चर क्रॉप लाइक राइस के, ये सब करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि संभव नहीं है कि घटती हुई अवसर लागतों में कि आप दोनों में से एक ही वस्तुओं का उत्पादन करें। ठीक है, उत्पादन घटती हुई लागतों में क्या बताता है कि वस्तु Y का उत्पादन बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत होता है। और जब वस्तुओं में से पहले इस प्रकार वस्तु X कोई विनिमय वस्तु हो सकती है, जैसे कपड़ा विनिमय करते हो ना आप एक दूसरे से, तो कपड़ा कर सकते हो, उसके बदले में आप चावल कर सकते हो। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप डिक्रीजिंग कॉस्ट में रहकर ही काम कर लो या इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी के अंडर रह के काम कर लो। समझ आ गया, ट्रेड इसमें नहीं है पॉसिबल। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, ये क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है इसको। मिल की थ्योरी पढ़ानी है अभी आप लोगों को, आज ही दोनों थ्योरी खत्म कर देंगे। ठीक है, सो इसके अंदर देखो क्लासिकल तुलनात्मक लागत के अंदर आप देख सकते हो विकल्प के रूप में, विकल्प मतलब चॉइस आपके पास है, तो अवसर लागत सिद्धांत क्या करता है, जैसे मैं बताती हूँ। आपके पास हो गया, कोई पेज खाली है, एक सेकेंड, एक पेज ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं एक पेज, एक सेकेंड रुक जाओ। कोई होमवर्क करके नहीं आता है, मेरा बहुत ज्यादा मूड आप लोगों ने खराब कर दिया। आप लोग खुद सोचो, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए इतना सब बनाती हूँ, ठीक है, आप लोग एक सेकंड में सब खराब कर देते हो। आप लोगों को बोला हुआ है आज पढ़ा रही हूँ तो आज रिवीजन करो, कल अगले दिन पूछूंगी। रविंद्र जी आप होमवर्क नहीं करते हैं, आपने बिल्कुल चुप रहे थे, आप बिल्कुल कुछ नहीं बोले थे। लोमन ने आंसर नहीं दिया था मुझे। आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे मान लो लैंड हो गया, लेबर हो गया, और आपका कैपिटल हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो लेबर के अंदर एक्स और वाई, ये दो आपका हो गया। ठीक है, देख रहे हो, इसके पास 1 यूनिट है और इसके पास क्या है, 5 यूनिट है। तो पढ़ो बेटा, ऐसा नहीं है तो मुझे आंसर चाहिए होता है, जब आंसर ही नहीं मिलेगा तो क्या लगेगा। 5 यूनिट है, अब ये क्या करेगी, इसको ट्रांसफॉर्म कर देगी, ये क्या कर देगी, इसका त्याग कर देगी, गिव अप कर देगी। अभी बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ पाने के लिए क्या करती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, 1 यूनिट, समझ में आ रहा है, क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। यस, अपने लिए पढ़ रहे हो तो आंसर भी तो देना होता है, आंसर देते ही नहीं हो आप लोग, मुझे कितना बुरा लगता है। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, अब मान लो लेबर के अंदर एक्स इधर ले ली और इधर आपने वाई ले लिया। अब इसके एक्स के पास वाई 1 यूनिट थी और वाई के पास 5 यूनिट, तो इसने इसको क्या करा, त्याग कर दिया, गिव अप कर दिया। ठीक है, मतलब बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में गिव अप देना बताया था, वही है ये। ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए समझा रही हूँ ये कि ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो चीजों को। ठीक है, कितना टाइम हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका क्रिटिसिज्म, जो इसने क्रिटिसाइज किया वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिकल तुलनात्मक में आप देख सकते हैं कि विकल्प के रूप में, विकल्प समझ में आ गया, अभी समझा दिया मैंने, इसको छोड़ देते हैं। तो अभी आपको समझाया लैंड लेबर कैपिटल में से क्या करता है वो। अब अवसर लागत सिद्धांत क्या है, स्थिर है, बढ़ती हुई घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत व्यापार के क्या है, पहले और व्यापार के बाद की स्थिति का विश्लेषण करता है। मतलब अवसर लागत में बताया बढ़ती हुई घटती हुई पढ़ा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके बीच में क्या होता है, तुलना होती रहती है, तुलनात्मक होता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये व्यापार सिद्धांत में साधन स्थानापन्नता के महत्व का उजागर करता है, क्या करता है, उजागर करता है, ठीक है। यस, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामान्य संतुलन सिद्धांत का सरल मॉडल प्रस्तुत करता है, क्या करता है, आपको इजी मॉडल में समझा दिया इसने, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ लू एक बार क्रिटिसाइज। ना बच्चे बोलेंगे हिंदी में ही मैडम को मजा आने लग गया है, पर मैं उन्हें क्या बताऊं कि एक एक चीज अगर मैं हिंदी में नहीं बताऊं तो मेरी डांट पड़ जाती है, फिर सही बोल रही हूँ ना मैं। इंफीरियर एज अ टूल, जो घटिया होती है चीजें वो एक टूल की तरह, अकॉर्डिंग टू वाइनर ने बोला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच इज इंफीरियर हो जाती है, घटिया हो जाती है, ठीक है। बता दिया ये मैंने, जो चीज आपने गिव अप कर दी वो तो हो ही गई ना आपके लिए घटिया। इग्नोर चेंजेस करते हैं फैक्टर सप्लाईज में, ठीक है, क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑन द ग्राउंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब क्या हो जाती है, बताया था आपको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब समझाया था, ठीक है। और निग्लेक्ट करता है प्रेफरेंस फॉर लेजर अगेंस्ट इनकम के अगेंस्ट, क्या करता है, निग्लेक्ट करता है चीजों को। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है इसकी, ठीक है। टू कंट्रीज है, टू कमोडिटीज है, टू फैक्टर्स है, ठीक है, टू इंटू टू का मॉडल हो गया ये, ठीक है, टू इंटू टू मॉडल, ओके। अब मिल की थ्योरी पढ़ ले, मिल थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। डिमांड कैसे रेसिप्रोकल होती है इसके अंदर, आपकी पर्सनल फैक्टर्स पे भी जो आपकी डिमांड होती है, आपकी मांग होती है, वो पर्सनल फैक्टर्स पे भी आपकी डिपेंड होती है। क्यों, क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आपके टेस्टेस चेंज होते रहते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, आपका इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो ये सब किसमें है, किसमें इन्वॉल्व है, ये सब आपका रेसिप्रोकल, मतलब चीजें रेसिप्रोकेट हो रही है, रेसिप्रोकेट होती हैं चीजें एक दूसरे से, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक दूसरे से सब पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके अंदर आपकी लग्जरी चीजें वगैरह आ जाती है ना, बिहेवियर को लेके, एनवायरमेंट को लेके क्या होती रहती है, डिमांड रेसिप्रोकेट होती रहती है, क्या होती रहती है, रेसिप्रोकेट होती रहती है। रिकार्डो ने क्या बताया है, तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है उसने प्रस्तुत किया है, परंतु उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वस्तुओं का विनिमय किन अनुपात में होगा, उसने अनुपात नहीं बताया है किस अनुपात में होगा, अनुपात होगा। पर जेएस मिल ने अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत में, रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत जो बताया उसके अंदर ये नहीं बताया कि विनिमय करोगे तो किस अनुपात में करोगे, पॉइंट नोटेड, ओके। तो जेएस मिल क्या बोल रहे हैं, अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत में विस्तार पूर्वक चर्चा करी है उन्होंने। मिल ने बताया कि व्यापार की संतुलन शर्तों के निर्धारण की व्याख्या करने के लिए पारस्परिक शब्द चलाया गया है। पारस्परिक, एक दूसरे से हम क्या करेंगे, पारस्परिक मांग करेंगे। यह शब्द किसी देश की एक वस्तु की मांग और अन्य वस्तु की उन मात्राओं के रूप में निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो बदले में छोड़ने को तैयार है। पारस्परिक मांग ही व्यापार की शर्तों को निर्धारित करता है, क्या करता है, पारस्परिक मांग क्या करता है, व्यापार की शर्तों को निर्धारित करता है, ठीक है। एक दूसरे की जो मांगे होती है परस्पर, वो क्या करती है, व्यापार की शर्तों को निर्धारित करती है कि तुम, मेरी मांग तुमसे ये है, तुम्हारी मांग मुझसे ये है, तो व्यापार की कुछ शर्तें होती हैं वो उससे निर्धारित हो जाती है। और व्यापार की शर्तें आगे प्रत्येक देश के सापेक्ष भाग को निर्धारित करती है, दो वस्तुओं के बीच में संतुलन अविनिमय हो जाता है, ठीक है।
इंग्लिश में पढ़ दूं थोड़ा, एक सेकंड। निर्धारित कराना, हाँ जी, निर्धारित। रिकार्डो एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांस विदाउट एक्सप्लेनिंग, क्या बताया उसने कि रेशियो जो कमोडिटी होगी उसको एक्सप्लेन नहीं किया कमोडिटी की उसको, ठीक है। सो वुड एक्सचेंज फॉर वन अनदर, क्या एक्सचेंज करोगे। तो ये जेएस मिल ने डिस्कस किया है ये प्रॉब्लम को अपनी थ्योरी में, रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी में बताया। The term reciprocal demand introduced by Mill to explain the determination of the equilibrium terms of trade. It is used to indicate a country demand for one commodity quantity for another. It is prepared to give up in exchange, कि क्या give up करते हो आप exchange करने के लिए, क्या आप choose करते हो। It is reciprocal demand है, determines the terms of trade which in turn determine relative such share of each country को share करता है। Equilibrium would be established at that ratio of exchange between the two commodities at which quantity demanded by each country of the commodity। क्या करता है ये, एक दूसरे से कमोडिटी को चेंज करता है, ठीक है। अब ये देखो, ये डायग्राम समझ लिया ना, तो मिल की थ्योरी समझ में आ गई, समझ गया। आज मेरी बैग दुख रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इधर देख सकते हो, इधर कॉटन है और इधर क्या है, आयरन, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये कंट्री ए का है और ये कंट्री बी का है, और ये बीच वाला क्या है, इक्विलिब्रियम है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये ऑफर कर्व है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे ऐसे बन गए। तो ये क्या कर रहा है, वाई कमोडिटी को दिखा रहा है, ये एक्स कमोडिटी को दिखा रहा है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि ए कंट्री ओ वाई का इतना करेगी और बी कंट्री इसको ओ एक्स का इतना करेगी। एक दूसरे से क्या करेंगे, स्वीडन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है आयरन को, क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंग्लैंड का जो और ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कॉटन को कर रहा है, क्योंकि इसका किसमें है, इंग्लैंड का एक्सपोर्ट 9 टन और ये आपका कॉटन का इंपोर्ट 8 टन। मतलब इसमें इसका जो ऑफर कर, जो उसको ऑफर दे रहा है कि मेरे पास ये है, कॉटन में ज्यादा बना रहा हूँ, तो तुम मेरे से, मैं तुम्हें कॉटन एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तुम्हारे पास आयरन है तो तुम मुझे आयरन एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। ऑफर कब में यही चीजें बताई हुई इसके अंदर, जिस पर प्रत्येक देश द्वारा दूसरे देश से जब आयात करते हैं हम लोग, तो मांग ठीक उतनी होती है जितनी हम एक दूसरे के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो, मतलब जितना मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। जो दूसरे के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो, जो दूसरा भी कर सकता हो उतना, ठीक है। उसने ये माना, उसने क्या माना, उसने ये मानने की बजाय कि दो देशों में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की मात्रा दी हुई है जिनकी श्रम लागतें भिन्न है, ये मानता रखी कि प्रत्येक देश में श्रम की मात्रा दी हुई है परंतु उसके उत्पाद की मात्राएं अलग अलग है। इस प्रकार रिकार्डो की तुलनात्मक श्रम लागत की मान्यता मुकाबले मिल के तुलनात्मक लाभ में अपने सिद्धांत की स्थापना करता है, ठीक है। रिकार्डो की तुलना में श्रम लागत जो होती है वो मिल में उसने प्रूफ करके दिखाया है। जो रिकार्डो में, हर जगह रिकार्डो को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, देख रहे हो ना। अब इनकी अजम्पशंस क्या है, मान्यताएं क्या है इनकी, मिल थ्योरी की, ठीक है। दे आर टू कंट्रीज, इंग्लैंड एंड जर्मनी, दे आर टू कमोडिटीज, लाइनन एंड क्लोथ्स, both the commodity are produced, law of constant return, they are no transport cost, the needs of the two countries एक ऐसी चाहिए, there is perfect competition है इसके अंदर, there is full employment है, ठीक है, there is free trade है between the two countries, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज एप्लीकेबल क्या हो जाता है, इन ट्रेड रिलेशंस में बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में, द नीड जो जरूरत होती है ऑफ द टू कंट्रीज में वो सिमिलर हो जाती है,
और दोनों में देयर इज परफेक्ट कंपटीशन होता है। क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल होता है। और इसमें फ्री ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज एप्लीकेबल इन ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, मान्यता क्या है? दो देश हैं, मान लीजिए इंग्लैंड और जर्मनी। ओके, दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए लिनन और कपड़ा। दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन स्थिर प्रतिफलों के नियम के अंतर्गत होता है। परिवहन लागतें बिल्कुल नहीं होती हैं। दोनों देशों की जरूरतें एक जैसी हैं। पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण रोजगार है। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है। इसके अंदर रोजगार भी पूर्ण है। ठीक है, समझ आ रहा है? दोनों देश के बीच में व्यापार संबंधों में क्या होता है? तुलनात्मक लागतों का नियम लागू होता है। क्या होता है? तुलनात्मक नियम। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, एक्सप्लेनेशन कर रहा है थ्योरी को। अब इधर देखो, अभी ये क्वांटिटी कंट्री जो है जर्मनी और इंग्लैंड, वो 10 ये लिनन बना रहा है आउटपुट, और ये 6 बना रहा है। और क्लोथ के 10 बना रहा है, ये 8 बना रहा है। ये आउटपुट दे रहा है। अब देखो इसमें क्या बताता है, एक सेकंड। इंग्लिश तो मैं बिल्कुल मतलब लाइक पढ़ाना ही भूल जाती हूँ उसमें, तुम्हारे चक्कर में हिंदी हिंदी के चक्कर में बच्चे मुझे ही डांटेंगे। आपका सपोज मान लो जर्मनी ने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, लिनन 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ की प्रोड्यूस करता है, तो वन मैन ईयर इंग्लैंड कैन प्रोड्यूस 6 यूनिट करता है और लिनन की 8 यूनिट करता है ऑफ क्लॉथ। तो सेम इनपुट ऑफ लेबर टाइम, लेबर टाइम क्या है? सेम इनपुट है अकॉर्डिंग टू मिल। तो क्या बताता है इसके अकॉर्डिंग कि जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा इंग्लैंड को इंपोर्ट करने में लिनन का, फ्रॉम जर्मनी को वो क्या करेगा? इंपोर्ट कर देगा लाइनन का। एंड जर्मनी किसका इंपोर्ट करेंगे? इंग्लैंड से क्लोथ का। तो क्या बताता है? बिकॉज जर्मनी हैज अ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्ट ऑफ लिनन एंड क्लोथ। किसमें है इसका? जर्मनी का लिनन और क्लोथ में दोनों में एडवांटेज है। देख रहे हो, दोनों ही अच्छे से बना पा रहा है। देख पा रहे हो ना? ठीक है। और इंग्लैंड क्या कर रहा है? इंग्लैंड लीस्ट कंपेरेटिव, मतलब कम बना पा रहा है। डिसएडवांटेज है किसमें? क्लोथ में उसका। तो क्या दिखा रहे हैं? ये बता रहे हैं बस। इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर देखो दोनों 10 यूनिट बना रहा है जर्मनी, और इंग्लैंड 6 यूनिट बना रहा है, एक की 8 यूनिट बना रहा है, तो इसमें क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट किस में आएगा? इंग्लैंड इंपोर्ट करेगा लिनन का फ्रॉम जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से क्या ले लेगा? लिनन को ले लेगा। देख रहे हो लाइनन का इसमें है। ठीक है, ओके। जर्मनी क्या कर लेगा? ठीक है, और जर्मनी टू इंपोर्ट क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी क्या कर लेगा? इंपोर्ट कर लेगा क्लोथ को इंग्लैंड से। तो यही बता रहा है इसमें, एब्सोल्यूट एडवांटेज बता रहा है कि दोनों का किसमें कितना है और कौन कितना एक दूसरे में चेंजेस करता है। ओके, ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म क्या होती है? मिल थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इज बेस्ड होती है ऑलमोस्ट द सेम अनरियलिस्टिक assumptions adopted द बाय रिकार्डो ने कंपैरेटिव इसको एडवांटेज को अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये थ्योरी किसे बताती है? वीकनेस को बताती है।
वीकनेस ही बता रही है उसके अंदर, देख रहे हो आप। डज नॉट पे अटेंशन टू डोमेस्टिक डिमांड, पे अटेंशन नहीं होता इसमें। मिल थ्योरी रेसिप्रोकल डिमांड डज टेक इनटू अकाउंट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट as pointed the wider each country would export करेगा after satisfy, अगर डिमांड में उसको सेटिस्फाई हो जाएगा तब, ठीक है। both countries cannot be इक्वल साइज नहीं होता है कंट्रीज का। मिल एनालिसिस क्या करता है, टू कंट्रीज आर इक्वल साइज, मिल बोल रहा है ऐसा। इफ द कमोडिटीज ऑफ इक्वल कंजप्शन वैल्यू, तो एब्सेंस क्या होता है उसमें, टू अजम्पशंस बताइए। वन कंट्री बड़ी हो जाती है, एक कंट्री छोटी होती है, कंट्री बड़ी होती है। तो द स्मॉल कंट्री गेन्स करती है दोनों में, छोटी कंट्री। टू कंट्रीज टू कमोडिटी assumption is unrealistic, मिल थ्योरी में बता रहा है अनरियलिस्टिक होती है ये, ठीक है। नेग्लेक्ट करता है सप्लाई साइड को, ये निग्लेक्ट करता है। डज नॉट पे अटेंशन नहीं देता फ्लक्चुएशन, जो इनकम में फ्लक्चुएशन होती है उसको, इनकम को कंट्रीज में। अनदर वीकनेस ऑफ मिल एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इज दैट इज मेक नो अलाउंस, इसमें अलाउंस नहीं करता द फ्लक्चुएशंस को इनकम में जो होती है। The two trading countries which are bound to influence the terms of trade between unrealistic and arbitrary. Further, the theory is based on barter of trade and relative price ratios. Thus, it neglect or stickiness of prices and wages or transitional. In fact, इसमें क्या बता रहा है कि चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, स्टिकनेस नहीं होता है इसमें, ठीक है। कंफ्यूजिंग है तो हम आगे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। मिल का पारस्परिक मांग का क्या बताता है कि डज नॉट पे अटेंशन टू डोमेस्टिक डिमांड। जैसा कि वाइनर ने बताया है कि प्रत्येक देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद अपने उत्पादन को अपने, मतलब इसमें ये बता रहा है जब तक मेरे पास इतना माल है, मेरे पास माल है 100, अब पहले मैं अपने देश का निर्वाह करूंगा उसमें, तभी तो बाहर एक्सपोर्ट करूंगा या करूंगी। जब मेरे देश का ही पेट नहीं भरेगा, मेरे देश में चीजें परिपूर्ण नहीं होगी, तो फिर मैं आगे कैसे कर दूंगी। इसमें वही लिखा है, ठीक है। सेकेंड है, दोनों देश समान आकार के नहीं हो सकते। यस, इट्स राइट, बोथ कंट्रीज कैन नॉट बी इक्वल साइज, क्योंकि इसमें बताना है जब दोनों देशों का आकार समान और दोनों वस्तु का उपभोग मूल्य भी समान होगा, तो कैसे लोग एक दूसरे में, छोटा है बड़ा दूसरा बनेगा, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, कैसे ट्रेड चलेगा। तो उच्च मूल्य का वस्तु का उत्पादन करेगा, तो वह अपने भागीदार क्या करता है, दूसरे, क्योंकि आकार का बराबर नहीं है इसलिए क्या करता है, वो आपस में तुलना करते हैं चीजों का कि तुम ये बना सकते हो तो तुम ये बना लो। इसमें क्या बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के निर्धारण में मांग पर बल दिया गया है और पूर्ति की उपेक्षा की गई है। मांग पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। उनका कहना है कि पारस्परिक मांग लागू करने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मांग ही रुचि का विषय है। उनका दृढ़ मत है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन लागत बहुत अधिक रखती है और इस प्रकार अपने पारस्परिक मांग के नियम को केवल प्राचीन कला में चित्रों के लिए उपयुक्त बताकर प्रहार किया है। दो देशों में आय के उतार चढ़ावों पर ध्यान, नो अटेंशन टू फ्लक्चुएशन इनकम इन टू कंट्रीज। मिल के पारस्परिक मांग के अंदर विश्लेषण की और दुर्बलता बताई गई है कि ये व्यापार में कुछ देश आपस में काम करते हैं तो इनमें उतार चढ़ाव तो होता है, फ्लक्चुएशन तो होता है, तो कोई ध्यान नहीं देता इसमें। जबकि ये अनिवार्य हो जाता है कि जब उतार चढ़ाव होता है ना, तो दोनों देशों के बीच व्यापार की शर्तों को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। अनरियलिस्टिक एंड आर्बिट्रेरी, ठीक है। पारस्परिक मांग का सिद्धांत व्यापार क्या बताता है, पारस्परिक मांग का व्यापार सिद्धांत समझ में आ गया। ठीक है, अवास्तविक मान्यताएं। मिल का सिद्धांत ऐसी मान्यता पर आधारित है जो अवास्तविक है, जैसे दो देश दो वस्तुएं, स्थिर प्रतिफल का नियम, परिवहन लाभ का अभाव, समान आवश्यकताएं, पूर्ण रोजगार, प्रतियोगिता का पाना। ये सिद्धांत अवास्तविक बना देती है चीजों को। क्या बता रहे हैं, अवास्तविक, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज, दो थ्योरीज मैंने आज पढ़ा दी है, ठीक है। सो होप आप अच्छे से समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली।
फ्रॉम माई साइड स्पेशली। सो कुछ और बताना है तो बता दो। टाइम हो गया आपका। समझ में आ रहा है? चलो फिर क्लास को एंड करें फिर। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। कल की पीडीएफ सबको मिल गई थी? और कल यूट्यूब पे क्लास है 10 बजे, ठीक है, याद रखना। कल यूट्यूब पे क्लास है। हाँ, आज कर दूंगी इसको, तो अभी कर दूंगी। कंप्लीट हो गया ना ये, इसीलिए। उस दिन तो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं आपका पीडीएफ अपलोड किया था। अब तो आज ये पूरा हो गया, इसलिए मैं इसको अभी कर देती हूँ, अभी थोड़ी देर में कर दूंगी, ठीक है, 10-11 बजे तक आपका कर दूंगी। ओके, कल आ जाना सब 10 बजे। और शॉर्ट वीडियोस जाके देखो उधर। शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते हो? फिल फॉर्म यूट्यूब पे जाओ, फिल फॉर्म को आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना? और किस किस ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लिया? उधर आप कमेंट कर सकते हो शॉर्ट वीडियोस पे। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो उसको ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आ रहा है? कल मिलते हैं फिर 10 बजे हम लोग यूट्यूब पर। क्या? रविंद्र के? क्या? लोमन और रविंद्र क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया मुझे। हैंड्स अप क्यों किया हुआ है लोमन? एंड रविंद्र, मुझे तुम दोनों की भाषा समझ में नहीं आई, कौन सी भाषा बोल रहे हो? ये बच्चे इकोनॉमिक्स वाले हो गए पूरे, है ना? ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया रविंद्र, आपने कर लिया? और वो क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस को देखते हो आप लोग? ओके, शॉर्ट वीडियो को लाइक कर देना, अभी देखना जाके अपलोड हो गई है, ठीक है? पूछूंगी सबसे कल, और देखूंगी वो तो उसमें पता चल जाएगा। अभी 5 बच्चे, 5 बच्चे अभी जाके तुरंत ही तुरंत लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो उसको, ठीक है? पीडीएफ मैं इसी पे अपलोड कर देती हूँ। मैं तो इसी पे अपलोड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।